जय हिंद दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आपने आज ये देखा होगा कि आज पहले वीडियो में मैंने जय हिंद से स्टार्ट किया, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें भारत की बात होगी, जिसमें देश की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, देश हित की बात होगी। क्योंकि एक मुद्दा पूरे देश में और पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वो मेरे भारत के 8 एक्स नेवी पर्सनल कतर में डेथ पेनल्टी की सजा पाए हुए हैं। उन्हें कतर ने फांसी की सजा दी हुई है और ये अचानक नहीं हुआ, लेकिन क्या ट्रायल रहा, क्या प्रोसीजर रहा, ये अभी पता नहीं। जब देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मीडिया ने पूछा कि किस वजह पर, किस बिना पर उन लोगों को सजा दी गई, फांसी की सजा हुई, तो उनका कोट है, उनका वक्तव्य है कि इसका अभी क्लियर कोई क्लैरिफिकेशन और कौन कौन से चार्जेस उन पर इंपोज किए गए हैं, कौन कौन से जुर्म उनके ऊपर लगाए गए हैं, किस धारा में उनको फांसी की सजा दी गई है, ये अभी तक देश को पता नहीं। ये पूरा ट्रायल एक खुफिया तौर पर हुआ, जिससे किस कारण से इन लोगों को कतर की सरकार ने, कतर के कोर्ट ने फांसी की सजा दी। दोस्तों, ये मुद्दा ज्यादा पुराना नहीं। 30 अगस्त 2022 को इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर के दोहा शहर से रात को 12 बजे के बाद वहां की पुलिस ने उठाया। 30 अगस्त 2022, उसके बाद इनको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद इनका क्या ट्रायल चला, कितने दिन ट्रायल चला, कुल मिलाकर 24 अक्टूबर वेडनेसडे को इनको फांसी की सजा दे दी गई। जब यह खबर मीडिया में आई, और यह खबर मीडिया में कैसे आई दोस्तों, उनमें से 8 सैनिकों में से एक सैनिक पूर्णेंदु तिवारी, उनकी बहन मीतू वशिष्ठ, उन्होंने जब ये खबर टीवी चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हाईलाइट हुई, तो ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ये चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि देश की बात है। इस समय यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है, और ऐसी घड़ी में दो देशों के बीच में एक और नई बात पैदा हो जाती है कि पूर्व भारतीय 8 नौसैनिकों को कतर सरकार ने फांसी की सजा बोल दी है। अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा हुआ क्यों, देश की सरकार इसमें क्या करेगी, देश के प्रधानमंत्री को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों मैं ये बात आपको बता दूं, कतर, हिंदुस्तान और बहुत सारे देश, कतर और कई सारे देश जो आजाद हैं दोस्तों, वो सोवरिन कंट्री हैं। उनके अपने यहां हर किसी का लॉ ऑफ लैंड चलता है। उनकी जमीन पर जो कानून चलता है, उनके देश में जो कानून चलता है, वो अपने कानून को फॉलो कराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कतर भी एक सोवरिन कंट्री है। तो आखिरकार इस मुद्दे का हल क्या हो? क्या भारत के उन पूर्व सैनिकों को बचाया जा सकता है? दोस्तों, इस बात का दावा करना मेरे लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि उन्हें बचाया जा भी सकता है या नहीं बचाया जा सकता है। जैसा कि एस जयशंकर ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी लीगल वेज होंगे हम उनको इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार सरकार के सामने कौन कौन से रास्ते हैं, जिन रास्तों पर चलकर उन लोगों के लिए आवाज उठाई जा सके। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कौन सा कानून बना हुआ है,
इसके लिए मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाऊंगा। जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को झेल रही थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शांत हो चुका था, सभी देश उसमें जख्मी हुए थे, बहुत लोगों की हत्याएं हुई थी। हालांकि उस दौर में भी मेरा देश गुटनिरपेक्ष रहा, मेरे देश ने किसी भी जंग में भाग नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया में जो कत्ल गारत हुआ, बेशुमार जीनोसाइड हुई, लोगों की हत्याएं हुई, तो लोग टूट चुके थे। लगभग 50 देशों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग अब तक हताहत हो चुके, जो लोग मर चुके, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके, इन लोगों को, जो बचे हैं, आगे कैसे शांति इनकी सुनिश्चित की जाए, कैसे इनके रोजगार के लिए, कैसे इनके पालन पोषण के लिए कोई कानून सुनिश्चित किया जाए, ताकि पूरी दुनिया के लेवल पर कभी भी ये वर्ल्ड वॉर न हो, पूरी दुनिया कभी दो धड़ों में न बटे, ताकि इतने बड़े लेवल पर हत्याएं हों। इसके लिए 50 देशों ने मिलकर यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक पीस कॉन्फ्रेंस की, एक कमेटी बनाई। इनिशियल स्टेज में 50 कंट्रीज उसमें शामिल थे और उन्होंने ये कहा कि हमें यह कत्ल गारत रोकना है, आगे के लिए पीस और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है, इसके लिए एक कोई कानून बनाया जाए। उस वक्त एक कानून का टर्म निकल कर आता है, इंटरनेशनल लॉ। कई स्टेट्स के बीच में, कई देशों के बीच में कानून बनाया जाए, जिसे इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया गया। वो इंटरनेशनल लॉ दो देशों के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को वहां रखा जाए, ताकि वो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस बात को सुने और जो फैसला हो वो दो देशों के बीच में जिसके भी हक में हो वो फैसला सुना दिया जाए। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के अंदर, हर कंट्री के अंदर अपने अपने लॉज होते हैं। उन लॉज के अंदर पनिशमेंट मेंशन होता है, उसी लॉज के तहत वो देश चलता है। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये भारत का दंड वाला कानून है। इसमें डेफिनेशन दे रखी है किस मर्डर, किस क्राइम के लिए कितनी सजा दी जाएगी। इसी तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान का दिया हुआ है, हर देश का अपना लॉ है, वो एनफोर्सिएबल होता है। दोस्तों, एनफोर्सिएबल बोले तो ये लीगल टर्म है। एनफोर्सिएबल का मतलब ये बाध्यकारी होता है, मानना ही होता है और न मानने पर सजा ही होती है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। उसको कहेंगे एनफोर्सिएबल। लॉ मेड बाय द कंट्री इज एनफोर्सिएबल टू इट्स सिटीजन्स। इसके नागरिकों पर वो लॉ एनफोर्सिएबल होता है, मैंडेटरी होता है, बाध्यकारी होता है, वो उनको मानना होगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं है। हम काफी दिनों से सुनते चले आ रहे थे, कहीं किसी देश में कोई बात होती है तो लोग ये दुहाई देने लगते हैं, अरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, आईसीजे में जाइए, यूएनओ में जाइए, अमेरिका में जाइए, वहां यूएनओ है, सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वहां जाकर बात उठाइए। लेकिन दोस्तों, हमें यह लगता था कि वहां अगर बात उठाई जाएगी तो वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अब तक मेरी एनालिसिस है, जैसा मेरी स्टडी है, मैंने देखा है इंटरनेशनल लॉ एनफोर्सेबल नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। जो ताकतवर देश हैं उनकी मोनोपोली है, उनका उस पर प्रभुत्व है। कहते हैं अगर इंटरनेशनल लॉ का इन लोगों में किसी में खौफ होता तो कोई भी किसी देश पर जुल्म नहीं करता, कोई अपने नागरिकों पर भी जुल्म नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन आ चुका था। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। ये जो 8 नेवी पर्सनल कतर के अंदर जिन्हें डेथ पेनल्टी दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, इसके लिए भारत क्या क्या कर सकता है। उससे पहले
इंटरनेशनल लॉ के बारे में जानना कि आखिरकार इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। जैसा मैंने बताया, दो देशों के बीच में होने वाले झगड़ों को कहां लेके जाओगे? देश में झगड़ा होता है तो थाने जाते हैं, चौकी जाते हैं, लेकिन जब दो देशों के बीच में झगड़ा हुआ, किसी बात को लेके कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई विवाद हुआ, तो आखिर फिर कहां जाया जाएगा? इसी के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, यूएनओ बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कई देशों को मिलाकर बनाया गया। जैसा कि मैंने बताया, 1945 में लगभग 50 कंट्रियों ने मिलकर एक पीस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों, कुछ टर्म्स और कुछ पॉइंट्स मैंने इस पे इसलिए मेंशन किए, मेरे ओरल लेक्चर से शायद आप नोट ना कर पाओ, तो आप बोर्ड से नोट कर सकते हो। जैसा कि मैंने लिखा, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 50 कंट्रीज मेड अ पीस कॉन्फ्रेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत पर 50 देशों ने मिलकर एक पीस कॉन्फ्रेंस बनाई। और यह कब बनाई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यह पीस कॉन्फ्रेंस बन चुकी थी। और दोस्तों, इत्तेफाक की और मजे की बात यह है कि इस पीस कॉन्फ्रेंस के बनने के बाद भी कई देशों में कत्ल गारत खूब हुआ, हो रहा है। रूस और यूक्रेन में हो रहा है, इजराइल और फलस्तीन में हो रहा है, कई जंगें चाइना से हुई, पाकिस्तान से हुई, तमाम देशों में चल रहा है, फ्रांस में चला, जर्मनी में चला। लेकिन इस इंटरनेशनल लॉ का क्या रोल रहा, वो आगे देखते हैं। एट द सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया इन यूएस, जब ये पहली पीस कॉन्फ्रेंस हुई तो दोस्तों कहां पर हुई? वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट, यूएस में हुई। उसमें होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि आखिरकार कुछ ऐसा करा जाए, किस चीज को यूनिवर्सल लॉ के अंदर रखा जाए, किस चीज को इंटरनेशनल लेवल पे, उसी इंटरनेशनल लॉ में, उसी पीस कमिटी ने, उसी पीस कॉन्फ्रेंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम यूनेस्को। देखें दोस्तों, यूएनईएससीओ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इसके टर्म्स में लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय, एजुकेशनल, शिक्षा से जुड़ा हुआ, साइंटिफिक, वैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ, कल्चरल, लोगों के कल्चर से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि इस चीज पर पूरी दुनिया में मेहनत होगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया टूट चुकी थी। फिर से नए सिरे से इसको बसाना था, नए सिरे से इसमें जोश भरना था, इसके आर्थिक आयामों को बढ़ावा देना था, मानवीय हितों को ऊपर उठाना था। इसके लिए यह ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। और इस ऑर्गेनाइजेशन का वजूद 16 नवंबर 1945 को हुआ। देखा आपने, वो पीस कॉन्फ्रेंस 24 अक्टूबर को बनी। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, एक महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की। और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि पूरी दुनिया के अंदर किस पे काम किया जाएगा? दोस्तों, यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यह पूरी दुनिया में काम करती है। काम करने का मतलब क्या है? इसके ऑफिस से, इस संस्था से पूरी दुनिया को इन चीजों पे खर्च करने के लिए पैसा मिलता है। ये फंड भी देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को से पैसा मिलता है। आपने सुना होगा एक टर्म, पोस्ट पेंडेमिक, आफ्टर द पेंडेमिक। बोले तो कोरोना के बाद, एक महामारी के बाद, पेंडेमिक बोले तो महामारी, इस महामारी के बाद एक टर्म, क्योंकि ये महामारी स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों से रिलेटेड थी, इसलिए इसमें एक संस्था का नाम उजागर होता है और वो आम लोगों के पास तक पहुंच जाती है, जिसे कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की निगरानी करने वाला एक संगठन, वो गाइडलाइन जारी करता रहता था। इसके लिए अब ये करना है, इसके लिए ये गाइडलाइन देनी है, ये मेडिसिन लेनी है, ये मेडिसिन नहीं लेनी है। कोरोना में बहुत आया दोस्तों, और वो जो गरीब देश होते हैं, WHO उनको पैसा भी देता था, ये संस्था उनको पैसा भी देती थी। मसला यही तो था कि पूरी दुनिया को एक ग्लोबल हब बना दो,
पूरी दुनिया को सुख और शांति का गहवारा बना दो। उसको और ऊपर उठाने के लिए साझा प्रयास करे जाएंगे, पूरी दुनिया मिलकर प्रयास करेगी। उन प्रयासों का नतीजा क्या निकलता है, क्या नहीं निकला अभी तक, ये दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूं, आप एनालाइज कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जब दो देश की सरकारों के बीच का मसला होता है दैट इज द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और जब दो देश के व्यापारियों के बीच का मसला होता है, दो देश के अलग अलग लोगों के बीच का मसला होता है, दो देश की कंपनियों के बीच का मसला होता है, इसे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, इन दोनों को यूएन में उठाने के लिए यह सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि इन मुद्दों को उठाया जाए। नेक्स्ट, अब यह बताना मेरा मकसद है, हालांकि मेरे लेक्चर से कुछ आपको अंदाजा लगा होगा कि इस इंटरनेशनल लॉ की ताकत कितनी है। कुछ वक्त पहले आपने एक नाम बहुत सुना होगा, रोहिंग्या। दोस्तों ये रोहिंग्या कौन थे, कहां से आए थे? ये किसी देश से निकाले गए प्रताड़ित लोग थे। इंटरनेशनल लॉ काम नहीं आया। इंटरनेशनल लॉ ने कोई ऐसा प्रोग्राम फिक्स नहीं किया जिससे इन लोगों की मदद हो सकती थी। हां, कुछ लोग, कुछ देश जो बड़े दिल वाले थे, जिसमें मेरा भारत भी शामिल था, बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने यहां पे शरण दी। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आकर बसे। कुछ लोग जो लीगल वे में आकर बसे वो बसे हुए हैं, और जो लोग इलीगली तरीके से माइग्रेंट होकर इधर आए थे वो लोग हो सकता है और है भी अभी डिटेन्ड हैं, उनको कैद कर रखा है, डिटेंशन सेंटर में बंधक बनाकर रखा है या डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। यह तो होना ही था। इलीगली कोई भी आएगा तो दोस्तों उसके खिलाफ तो एक्शन होगा। यह देश है, कानून से चलता है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, इसके अपने संसाधन हैं। ये संसाधन मेरे देश के लिए अभी सफिशिएंट नहीं तो बाहर के लोगों के लिए और कहां से दे दिए जाएं। इसलिए इस इंटरनेशनल लॉ का क्या बेनिफिट हुआ अभी तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे। आगे मैं ये बताऊंगा कि ये बातें मैंने बात तो स्टार्ट की थी, जो 8 पूर्व नौसैनिक कतर के अंदर सजा पा चुके हैं, उनको कैसे बचाया जाए, उनके लिए क्या किया जाए। लेकिन मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाने लग गया दोस्तों, इसके बगैर वो समझ में ही नहीं आता आपकी मैं कि आखिरकार उनके साथ में क्या किया जाए, सरकार क्या क्या कर सकती है। इसलिए मैंने इंटरनेशनल लॉ, ये लॉ का एक सब्जेक्ट भी है, इसलिए मैंने यहां पर ये लिया। तो इंटरनेशनल लॉ की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मजबूतियां क्या हैं, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या करने के लिए उसे बनाया गया था, एक तरीके से ये समझ लीजिए क्या क्या कर सकता है। इस बात को थोड़ा सा पसोपेश रखिए, लेकिन आप ये बात को समझिए कि इंटरनेशनल लॉ क्या करने के लिए बनाया गया था, कौन कौन सी मजबूतियां उसको दी गई, कौन कौन से प्लस पॉइंट्स उसमें थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की स्ट्रेंथ्स हैं। दोस्तों उनमें पहली, इंटरनेशनल लॉ प्रोमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों एक चीज याद रखना, मैंने पहले ही कहा दिस लॉ इज नॉट एनफोर्सिएबल। ये लॉ एनफोर्सिएबल नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, किसी भी कंट्री पे बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी से मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी देश ने उसका हुक्म नहीं माना तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी देश के खिलाफ यूएनओ ने कोई एक्शन लिया हो। हाँ मैंने ये तो देखा, ये मैंने सुना कि यूएनओ से ये कमेंट जारी किया गया, ये प्रेस रिलीज हुई, यूएनओ ने कहा वहां पे हत्याएं हो रही हैं, स्टॉप किया जाए। दोस्तों इससे ज्यादा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इससे ज्यादा यूएनओ का कोई रोल हो। अभी इजराइल और फलस्तीन में जीनोसाइड हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, कौन किसको मार रहा है इसे छोड़ो, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं और यूएनओ की तरफ से एक प्रेस रिलीज होती है, ये गलत हो रहा है, इसे रोका जाए। दोस्तों ये तो मैं भी कह रहा हूं कि इसे रोका जाए, ये कई देश कह रहे हैं इसे रोका जाए, लेकिन
जो इस जुर्म को करने वाले हैं, जो इस कत्ल गारत को करने वाले हैं, जो इस जंग को बढ़ावा देने वाले हैं, उनके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं। तो फिर होना तो ये चाहिए था ना, यूएनओ एक्शन लेता, जमीन पर आकर एक्शन लेता, बट ऐसा है नहीं दोस्तों। लेकिन ये बनी तो इसीलिए थी कि ये प्रमोट करेगी पीस एंड सिक्योरिटी को, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी। ये इसकी स्ट्रेंथ है जो दिखाई नहीं देती है, कम से कम मुझे दिखाई नहीं देती है। हो सकता है मेरे इल्म से, मेरी नॉलेज से ये चीज बाहर हो, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। हो सकता है हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा, हो सकता है मेरे इल्म में ना हो, लेकिन मेरे इल्म में अब तक जो बात है वो ये है कि ये पीस और सिक्योरिटी मैं कहीं नहीं देख रहा हूं। कहीं पीस नहीं, कहीं सिक्योरिटी नहीं। दो देशों में, दो देशों को तो छोड़ो, देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं, देश के अंदर पीस नहीं। मेरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश में ढेर सारे कानून हैं, लेकिन पीस और सिक्योरिटी के लाले पड़े हुए हैं दोस्तों। और इसको किस लिए बनाया गया? एक यूएन चार्टर बना था, यूनाइटेड नेशन चार्टर। उस चार्टर में लिख दिया गया था, एक तरीके से ये मानो एक खत बना था, एक लेटर बना था। उस लेटर के अंदर मेंशन कर दिया गया था कि क्या क्या करना है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या क्या करना है, शांति के क्षेत्र में क्या क्या काम करने हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम करने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम करने हैं। उसके नतीजे क्या निकलते हैं, उसके नतीजे क्या निकले, ये आपके और मेरे सामने है दोस्तों। आप तहकीक करें, उसके बाद आपको और मालूम पड़ेगा। मेरी बातों की भी तहकीक करें। और किसके लिए बना था? पीस ट्रीटीज। अभी लेटेस्ट एक घटना हुई थी, अच्छी घटना थी। इंडियन मीडिया ने उसे एक पार्टी की तरह सेलिब्रेट किया, हालांकि वो रूटीन था, काफी दिनों से चला आ रहा है, हर देश में होता है, जो उसके सदस्य होते हैं। क्या था दोस्तों? वो G20 था। आपने सुना होगा टीवी चैनल्स पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे, G20 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 का ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 देशों का एक ग्रुप। अब वो चर्चा कर रहा है, वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो किस मुद्दे पर चर्चाएं कर रहा है दोस्तों? जब दो देश के राजनायक, दो देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, तो क्या वो अपने अंदरूनी हालात पे बात करते हैं? क्या वो अपने अंदरूनी हालात बताते हैं कि मेरे देश के अंदर ये गड़बड़ी है? नहीं दोस्तों, वो आते हैं कि आलमी तौर पर, वर्ल्ड के तौर पर हम लोगों को मिलकर क्या साझा प्रयास करना चाहिए जिसके अमन और शांति दुनिया में कायम हो, क्राइम फ्री स्टेट बने, क्लाइमेट पे चर्चा हो, वातावरण को कैसे शुद्ध किया जाए इस पे चर्चा हो, इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएं। G20 हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो 20 देशों के बीच में आपस में बहुत सारी बातें हुई होंगी। इन जिन जिन चीजों पर उन देश के लोगों को काम करना होगा, उन देश की सरकारों को गौर करना होगा। इसे कहते हैं पीस ट्रीटीज। ट्रीटीज बोले तो एक समझौता, एक दो देश मिलकर किसी चीज पर कोई बना दे, कोई चीज, जिसे शुद्ध हिंदी में संधि कहते हैं। एक तरीके से एक समझौता होता है, दो देश मिलकर किसी कॉमन चीज पर एक कॉमन राय बना लेते हैं और कहते हैं हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। दो देशों के अंदर जंक्शन हो जाता है, संधि हो जाती है। तो क्या संधि हुई? पीस ट्रीटीज। क्या हमें पीस कायम रखने के लिए वक्त वक्त पर संधियां करनी होंगी, किसी देश से संधि करनी होगी। हर देश से हर देश की संधि नहीं है। तो अब ये 20 देश हुए, इन 20 देशों के G20 हुआ तो जाहिर सी बात है इन 20 देशों के बीच में कुछ ना कुछ संधि हुई होगी, कुछ ना कुछ ट्रीटीज हुई होंगी। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, और इस बात पर गौर किया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो दुनिया इस समय ग्लोबल हब बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज ऐसा नहीं है कि इंडिया का आदमी इंडिया में ही कारोबार कर रहा है दोस्तों, एक एक आदमी का कई कई देशों में कारोबार है। अब सपोज करो बेईमान और फ्रॉड हर जगह होते हैं। मानो अगर इंडिया में किसी ने फ्रॉड किया इंडियन से ही, तो वो लोकल अदालत में जाएगा, अपने कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर यही अपराध किसी विदेशी लोग ने कर दिया तो अब हम कहां जाएंगे? तो इसके लिए बनाया गया, क्या बनाया गया? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। इस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, विवाद निस्तारण
प्रक्रिया। अब वो विवाद हो गया, दो देशों के बीच विवाद हो गया, किसके सामने जाएंगे? उसके लिए बना आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक जस्टिस, एक कोर्ट बना पूरी दुनिया का, यूएनओ के अंदर। वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रखी जाएगी, केस की पैरवी होगी, जिसके हक में भी फैसला होगा वो माना जाएगा। और क्या हुआ दोस्तों, अगर इस बात पर अमल हो जाता, इस पीस ट्रीटीज पे, डिस्प्यूट सेटलमेंट पे, और एक टर्म्स और आता है आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। आर्म्स कंट्रोल, हथियारों पर कंट्रोल लगाई जाए, या डिसआर्मामेंट, बिना हथियारों के बनाया जाए। क्या? जैसा कि आपने देखा होगा, हथियारों को बनाने में होड़ मची हुई है, हथियारों को बनाने की होड़ लगी हुई है, न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ मची हुई है। लेकिन ट्रीटी क्या कह रही है? इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है? डिसआर्मामेंट करना है, हमें आर्म्स पे कंट्रोल करनी है। लेकिन आज जिसके पास ज्यादा हथियार हैं वो अपने आप को फख्र महसूस कर रहा है, जिसके पास कम है वो बना बना कर दूसरों से खरीद रहा है। दोस्तों, ये तो इसका मतलब नहीं हुआ, होना ये चाहिए था हथियार बनाने को और हथियार के इस्तेमाल को बैन लगना चाहिए था। आज अगर इन हथियारों पे, ये इजराइल और फिलिस्तीन, रूस और यूक्रेन में यूज हो रहे हैं, मेरे दोस्तों, अगर ये बात मानी जाती, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, अगर इंटरनेशनल लॉ के इस पॉइंट का ख्याल होता, पूरी दुनिया अगर इस बात को मानती, हथियार होते ही नहीं तो रॉकेट दागे कहां से जाते? अगर हत्याएं भी होती तो दोस्तों कितनी होती? इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती। आज 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक बम छोड़ने पर सैकड़ों बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। लेकिन ये कुछ और ही कहता है। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों? मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोगों की गलतफहमी ये हो सकती है कि इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर सारे मसलों का हल हो जाता है। दोस्तों, सोवरेन कंट्रीज हैं, सब अपने आप में संप्रभु कंट्री हैं, ताकत रखती हैं, वो मानेंगी या नहीं मानेंगी, उनके खिलाफ एक्शन लेगा यूएनओ, नहीं लेगा, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं है। मैंने तो देखा लेता ही नहीं है, बरबली कमेंट आ जाता है कि ये काम रोक दो, ये काम गलत है, मानवता के खिलाफ है। इतना भाषण तो मैं सुन लेता हूं, लेकिन यूएनओ ने कभी एक्शन लिया है? मेरे कैरियर में, मेरी नॉलेज में नहीं है दोस्तों। तो ना तो आर्म्स कंट्रोल है, अंधाधुंध आर्म्स बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। और पीस ट्रीटीज क्या कहती हैं कि हमें डिसआर्मामेंट करना है। इस समय सबसे ज्यादा हथियार जिसके पास हैं वो देश अपने आप को सुपर पावर कहता है। उस सुपर पावर ने पूरी दुनिया में गरीब देशों की मिट्टी खराब कर रखी है दोस्तों। वो सुपर पावर कौन है? नाम लेना जरूरी है क्या? आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं नाम लेने से डर थोड़ा रहा हूं। वो अमेरिका है, उसकी मोनोपोली है, वो सारी दुनिया में जहां चाहे वहां अपनी सैनिक छावनी बना देता है। इसमें अमेरिका की कमी नहीं है, कमी उन देशों की है जो अपने ऊपर हुकूमत के लिए, अपनी गुलामी करवाने के लिए अमेरिकी सेना को अपने यहां पे रोक देते हैं, बुला लेते हैं। मजाल है मेरे देश में क्यों ना आ जाए अमेरिकी सेना, आके छावनी बना ले? नहीं बना सकती ना, उसे मालूम है हम बराबर की टक्कर रखने वाले लोग हैं। फिर सीवीसी, आर्म्स कंट्रोल में यह आता है केमिकल वेपन्स कंट्रोल, जो रासायनिक हथियार बनाए जाते हैं उन पे कंट्रोल की जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये इंटरनेशनल लॉ कह रहा है। कितना माना जा रहा है आपके सामने है। BWC, बायोलॉजिकल वेपन कंट्रोल, जो बायोलॉजिकल हथियार बनाए जा रहे हैं। जैसा कि बायोलॉजिकल से मतलब मैं आपको और थोड़ा सा आगे बता दूं, जब चाइना से यह वायरस निकला था कोरोना, तो लोगों ने कहा था चाइना की लैब में इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को तैयार किया गया है, जिंदा वायरस है ये और इसे बनाया गया है। ये शायद मेरे हिसाब से अफवाह ही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स पे कंट्रोल करी जाएगी। कोई ऐसा हथियार नहीं बनाएगा जो मल्टीप्लिकेशन करके
जिसमें जान हो और वो मल्टीप्लाई होते हुए एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए, उस पर कंट्रोल लगाई जाएगी, बायोलॉजिकल वेपन्स पे कंट्रोल लगाई जाएगी। और आगे क्या कहा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों ह्यूमन राइट्स ये मुद्दा तो इतना बड़ा है कि इस पे 10 लेक्चर भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे मैं आपको बता देता हूं। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, मानवों के अधिकार। इसमें क्या आता है, इसमें एक तरीके से ये आता है, मैं अपने हिंदुस्तान की मिसाल लूंगा। जैसे जेलों के अंदर कैदी बंद हैं, दोस्तों उन कैदियों के लिए उनका यह मानव अधिकार है कि उनको मानव की तरह ट्रीट किया जाए। वो कैद में हैं, आपकी मर्जी के बगैर खा नहीं सकते, आपकी मर्जी के बगैर बाहर जा नहीं सकते, लेकिन है तो मानव। खाने की उन्हें रोज जरूरत पड़ेगी, नींद आएगी, सोने की जरूरत पड़ेगी, बीमार हो जाएंगे, दवा की जरूरत पड़ेगी। यह मानव अधिकार है कि उन्हें वक्त पर खाना दिया जाए, खाना भी दोस्तों पौष्टिक दिया जाए, बीमार हो तो दवा दी जाए, मानसिक रूप से बीमार हैं तो इलाज किया जाए। मसला क्या हुआ, इन्हें कहते हैं मानव अधिकार। ये मानव के अधिकार हैं, उसे जिंदा रखने के लिए ये उसके अधिकार हैं। इसीलिए एक कमेटी बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका उद्देश्य यही था कि जहां जहां मानव पे, जहां जहां इंसानियत पे नाजायज काम होंगे, जहां जहां इंसानियत के साथ नाइंसाफी होगी, ये संस्था उसके खिलाफ उठकर आवाज बुलंद करेगी। आवाज बुलंद होती है, आवाज बुलंद की है लोगों ने, लेकिन इस आवाज की कोई वैल्यू नहीं। पिछले 1 दशक से मैंने जो इस अपने देश को जाना, जो इस दुनिया को जानने की कोशिश की, तो मानवाधिकारों की सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। मानवाधिकार जमीन पर इंप्लीमेंट दिखाई नहीं देते। चाहिए कि ये इंप्लीमेंट हो, क्योंकि मानव के अधिकारों को सुरक्षित रखना इंटरनेशनल लॉ की भी जिम्मेदारी, यूनाइटेड नेशंस की भी जिम्मेदारी, और कहा जाए तो देश की भी जिम्मेदारी, हर देश की जिम्मेदारी है कि मानवों के साथ मानवीय व्यवहार किए जाएं। बट नहीं हो रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मैंने बताया कोरोना के दौरान कई देश तो ऐसे थे जिनके पास अपने संसाधन ही नहीं थे, कैसे इलाज करें, उनको WHO के थ्रू पैसा दिया गया। WHO तो कई महीनों में इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देता है, बाकी क्या है वो आपके सामने है। अब मैं इसकी वीकनेस बता दूं आपको इंटरनेशनल लॉ की, फिर मैं बताता हूं कि भारत उन लोगों के साथ जो कतर के अंदर हैं, जिन्हें फांसी की सजा मिल चुकी है, क्या क्या एक्शन ले सकता है, क्या क्या कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, लैक ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, कि इंटरनेशनल लॉ की एनफोर्सिएबिलिटी का अभाव होता है, ये एनफोर्सिएबल नहीं होती, ये बाध्यकारी नहीं होती। अगर यूएनओ ने जो ऑर्डर कर दिया वो कोई देश माने, ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी इसलिए नहीं है, यूएनओ कोई एक्शन फर्दर लेता नहीं, इसलिए बाध्यकारी नहीं। मेरी मर्जी, मैं मानूं या ना मानूं, वही होता है। यूएनओ दुहाई दे रहा है इजराइल को युद्ध रोक देना चाहिए, गजा पे बम्बार्डमेंट रोक देना चाहिए। इजराइल नहीं, नेस्त नाबूद करके छोड़ेंगे हमास को। तो यूएनओ की बात कितनी मानी जा रही है वो आप लोगों के सामने है। अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब, जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बढ़ाई थी उसमें मैंने एक चीज बताई थी, हालांकि ये फंडामेंटल राइट है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इन फ्रंट ऑफ लॉ इज इक्वल। लॉ के सामने कोई भी इंसान हो, देश का नागरिक, किसी भी पद का हो, किसी भी पोस्ट का हो, वो लॉ के सामने बराबर है। मर्डर किया है 302 में जाएगा, धारा लगेगी, पनिशमेंट मिलेगा, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वह रूल ऑफ लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, अंडरमाइन किया गया, उसे दबा दिया जाता है। यह उसकी वीकनेस है इंटरनेशनल लॉ की। एंड
डोमिनेंस ऑफ सुपर पावर, ये मोनोपोली मैंने बताया, डोमिनेंस ऑफ सुपर पावर, जो बड़े शक्तिशाली देश हैं उनका डोमिनेंस है इस पे। वो चाहे जब रूल्स बना देते हैं, वो चाहे जब रूल्स में बदलाव कर देते हैं, वो चाहे तो रूल माने, वो चाहे तो नहीं माने। तो ये डोमिनेंस है सुपर पावर्स का। दोस्तों ये बात हुई इंटरनेशनल लॉ की। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि भारत सरकार उन 8 सैनिकों को बचाने के लिए, 8 पूर्व सैनिकों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है। सबसे पहला कदम तो दोस्तों मेरी नजर में देश के प्रधानमंत्री कतर गए। शायद ही कोई मुल्क बचा होगा जहां ना गए हो। जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोस्ताना बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आपके और कतर के हुक्मरान से ताल्लुक अच्छे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो पहले अपने ताल्लुकों का हवाला देकर अपने सैनिकों की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। पहला ऑप्शन। ताल्लुक काम नहीं आते, दोस्ती काम नहीं आती, तो और देशों को मीडिएटर बनाकर फिर कोशिश करनी चाहिए। अगर वो भी काम नहीं आती तो फिर इस केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। इसके अलावा भारत के पास मेरे हिसाब से कोई और बड़ा ऑप्शन नहीं जिससे भारतीय पूर्व नौसैनिकों को बचाया जा सके। दोस्तों क्योंकि यह मुद्दा पूरे देश में, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो मैंने चाहा कि इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं कि जो भारत के 8 पूर्व नौसैनिक हैं, नेवी पर्सनेल हैं, उनको बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता। ये कहना मैं क्या, देश के विदेश मंत्री भी नहीं कह सकते कि बचाया जा सकता है, न ये कह सकते नहीं बचाया जा सकता। उन्होंने कहा एस जयशंकर ने कि जितने भी लीगल रास्ते होंगे सब इस्तेमाल किए जाएंगे, जितनी भी कोशिश होगी पूरी की जाएगी, इस मुद्दे को अपनी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। दोस्तों देखते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, हे गॉड हमारे उन पूर्व नौसैनिकों को सही सलामत और सुरक्षित हमारे देश में वापस कर दिया जाए। दोस्तों एक खबर जो मीडिया में चल रही है उसकी सार्थकता की मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन क्योंकि मैंने मीडिया में सुना है, वो ये चल रही है कि ये 8 सैनिक कतर की एक सबमराइन, एक कंपनी है अल दहरा, उस कंपनी में सबमराइन पे काम करते थे। पानी के अंदर जो जहाज चलते हैं, पानी के ऊपर जो चलते हैं, उनको बनाने की टेक्नोलॉजी पर कतर के लिए काम करते थे। तो जो सुनने में आया वो ये आया कि इन लोगों ने वो जो टेक्नोलॉजी कतर के लिए थी उसकी जासूसी करके इजराइल को कुछ बताया है। एस्पियोनेज बोलते हैं जासूसी को, न्यू टर्म्स है, आप लिख सकते हैं एस्पियोनेज। दूसरा वर्ड इसके लिए स्पाई आता है, जासूसी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जासूसी करने के जुर्म में उन्हें यह सजा मिली है। दोस्तों हम और आप अपने देश के प्रधानमंत्री से, हालांकि वो हमसे ज्यादा सोच रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश रंग लाए, यही कामना करते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।